हाँ, तो आज का जो टॉपिक हमारा है सीएफएम की क्लास के अंदर परचेज ऑफ डिबेंचर इन द परचेज ऑफ डिबेंचर इन द ओपन मार्केट। ओपन मार्केट से आप डिबेंचर किस तरह से परचेज करोगे? इफ कंपनी ऑथोराइज्ड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन can buy its debenture in the open market. The debenture so purchased can be used either for immediate cancellation or redemption of debenture or for investment. ये कह रहा है कि कंपनी का अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइजेशन दे रहा है तो कंपनी ओपन मार्केट से भी अपने डिबेंचर्स को परचेज कर सकती है। और इन डिबेंचर का यूज कंपनी या तो जब वो डिबेंचर कंपनी क्या कर लेगी, परचेज कर लेगी, या तो उसको कैंसिल कर सकती है साथ के साथ, या फिर उसका रिडम्पशन हो सकता है, या फिर जो भी डिबेंचर आएंगे उसको फर्दर क्या कर लेगी, इन्वेस्टमेंट कर देगी, उसको फर्दर किसी को दे देगी। डिबेंचर सो परचेज फॉर द इन्वेस्टमेंट कैन सब्सिक्वेंटली आइदर बी रीइश्यू व्हेन कंपनी रिक्वायर। और जो भी डिबेंचर कंपनी ने रीपरचेज किए हैं अपने डिबेंचर्स को, तो उसको कंपनी री इशू भी कर सकती है ना, एडिशनल कैश के लिए। अगर कंपनी को कैश की जरूरत है, मान लो कंपनी ने मंशा से अपने डिबेंचर क्या कर लिए, परचेज कर लिए, और आगे क्या कर दिया, उसको रीइश्यू कर दिया, किसको, गौरी एंड सौरभ को, तो ये भी कर सकती है। या फिर उसको क्या कर सकती है, और भी कैंसल इफ द कंपनी सो डिजायर, उसको कैंसिल भी कर सकती है। डिवेंचर व्हेन परचेज फॉर इन्वेस्टमेंट आर पॉपुलरली नोन एज ऑन डिवेंचर। जब कंपनी डिवेंचर परचेज करती है अपने, तो उसको ऑन डिवेंचर बोला जाता है। और इसको दिस कैन बी कैटेगराइज दो, या तो कंपनी डिवेंचर परचेज करती है अपने खुद के इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए, या फिर इन्वेस्टमेंट इन फॉर्म ऑफ ऑन डिवेंचर। दो तरह से होता है। When the company cancel the debenture so purchase, it amount to redemption of debenture। जब कंपनी क्या करती है, अपने डिबेंचर को परचेज करने के बाद कैंसिल कर देती है, तो उसको रिडम्पशन बोला जाता है, उसको रिडम्पशन की तरह ही ट्रीट किया जाता है। इट मीन्स आफ्टर द कैंसिलेशन रिडम्पशन इज ऑटोमेटिक एंड दीज डिबेंचर कैन नॉट बी रीइश्यूड। पहले वाला पॉइंट सेम हैज रिडम्पशन की तरह है, रिडम्पशन। दूसरे वाला पॉइंट पे आते हैं। इफ कंपनी परचेज इट इज डिबेंचर फ्रॉम द ओपन मार्केट। जब कंपनी अपने डिबेंचर को ओपन मार्केट से परचेज करती है एंड होल्ड देम फॉर सम टाइम बिफोर कैंसिलेशन। कैंसिलेशन करने से पहले अपने पास उसको कुछ टाइम के लिए रखती है। सच डिबेंचर आर नोन एज ऑन डिबेंचर। मतलब ये कहना चाह रहा है कि कंपनी ने मान लो मंशा से अपने डिबेंचर को परचेज कर लिया, और 1 साल हो गया कंपनी के वो डिबेंचर अपने पास रखा हुआ है, कुछ टाइम के लिए अपने पास रखा हुआ है, तो कंपनी के इस डिबेंचर को बोला जाएगा ऑन डिबेंचर। ऑन डिबेंचर आर हेल्ड बाय कंपनी आर इन्वेस्टेड इन्वेस्टमेंट। और जो डिबेंचर कंपनी खुद को परचेज करती है उसको कंपनी की इन्वेस्टमेंट का पार्ट बोला जाता है। एंड मे बी रीसोल्ड टिल कैंसिलेशन। और कंपनी इसको रीसोल्ड भी कर सकती है, किसी को बेच भी सकती है। आफ्टर कैंसिलेशन द डिबेंचर आर सो से टू बी रिडीम एंड कैन नॉट बी रिसोल्ड। और जब एक बार इनको कैंसिल कर दिया जाएगा तो बोला जाएगा दीज डिबेंचर हैव बीन रिडीम, और इनको क्या नहीं किया जाएगा, रिसोल्ड नहीं किया जाएगा। समझ आ गई, दोनों का ट्रीटमेंट समझ आ गया कि जब कंपनी ओपन मार्केट से अपने डिबेंचर परचेज करती है व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट। दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं, तो साथ के साथ कैंसिल कर देगी। अगर कैंसिल कर देती है तो उसको रिडम्पशन बोला जाता है, या नहीं फिर कंपनी अपने पास कुछ टाइम के लिए उसको रखती है। अगर कुछ टाइम के लिए रखती है तो वो इन्वेस्टमेंट बोली जाती है कंपनी की। जब तक कि वो कैंसिल ना हो जाए कंपनी उसको सेल भी कर सकती है किसी को, लेकिन एक बार जब कैंसिल हो गया तो वो रिडम्पशन बोला जाएगा। क्लियर है, समझ आ गई? जी सर। नाउ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? फर्स्ट केस, केस नंबर 1। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा इमीडिएट कैंसिलेशन वाले डिबेंचर्स का? जब डिबेंचर इमीडिएटली कैंसिल कर दिए जाएंगे उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? वेयर नो सिंकिंग फंड एग्जिस्ट। जहां पर वेयर नो सिंकिंग फंड एग्जिस्ट, जहां पर सिंकिंग फंड
एग्जिस्ट नहीं होते। अब ये सिंकिंग फंड क्या होता है? सिंकिंग फंड का मतलब होता है कंपनी ना एक अलग से अकाउंट क्रिएट कर लेती है। सिंकिंग फंड क्या होता है? कंपनी क्या करती है, एक अलग से अकाउंट क्रिएट कर लेती है जिसमें वो पैसा किस पर्पस के लिए डालती है कि भाई फ्यूचर में जो भी मेरा डेट होगा या फिर जो भी मेरे कोई भी बॉन्ड वगैरह होंगे, है ना, कि कई बार क्या होता है, हमें पता होता है कि महीने की मेरी ईएमआई 5,000 की कटेगी। आप अलग से रखते हो 5,000 रुपए की अपने अकाउंट में, जो आप डेट को रिपे करने के लिए अमाउंट अपने लिए फिक्स करते हो अकाउंट के अंदर, तो उसको बोला जाता है सिंकिंग। इसको बोला जाता है सिंकिंग फंड, जहां पर सर वो कंपनी। तो कैपिटल रिजर्व होता है ना। हाँ, सर वो तो रिजर्व होता है ना हमारा सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड एक तरह से, मतलब इसको एक तरह से यही बोला गया है, सिंकिंग फंड क्या होता है कि भाई एक अकाउंट कंपनी का अलग से क्रिएट होता है जिसमें वो अपना क्या रखती है। देखो कैपिटल रिजर्व इज दूसरी चीज है, कैपिटल रिजर्व अलग चीज है, सिंकिंग फंड अलग चीज है। कहने को आप इसको कैपिटल रिजर्व की तरह यूज कर सकते हो क्योंकि इसका जो यूज है बाकी किसी चीज के लिए नहीं किया जाएगा। इसका यूज सिर्फ डेट को रिपे करने के लिए किया जाएगा। जैसे आपका, सिंकिंग फंड का हाँ, जो लोन आपने ले रखा है, मान लो आपको पता है कि मेरी हर महीने 10,000 रुपए की ईएमआई कटेगा। आपको कैसे भी करके 10,000 रुपए अपने अकाउंट में रखने पड़ेंगे। आपको पता है कि हर महीने की 5 तारीख को मेरी ईएमआई कटेगी, मुझे रखना पड़ेगा। इसके लिए फिर आप अलग से मनी रखते हो अकाउंट में, इसको बोला जाता है सिंकिंग फंड। क्लियर है? क्लियर है। अब यहाँ पे आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर वेयर नो सिंकिंग फंड एग्जिस्ट, जहां पर कोई सिंकिंग फंड एग्जिस्ट नहीं होता। सिंकिंग फंड का मतलब होता है कि कंपनी के पास पैसा नहीं है, कंपनी ने कोई ऐसा सिंकिंग फंड नहीं बना रखा डेट को रिपे करने का, तो फिर कंपनी क्या करती है, अपने डिबेंचर्स को परचेज कर लेती है, परचेज एंड कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर, और उन डिबेंचर को क्या कर देती है, कैंसिल कर देती है, कैंसिल कर देती है। एक होता है कि हर महीने रिपेमेंट कर रहे हो आप, एक ईएमआई दे रहे हो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो, लेकिन कंपनी के पास अब ऐसा फंड नहीं है, तो कंपनी क्या करती है कि मैं जो भी मेरा पैसा वैसा जो इसको वापस ले लूँ मैं, और जो भी लेना देना है वहाँ सारे का सारा उसको करके, तो फिर कंपनी क्या करती है, कंपनी डिवेंचर्स जो इशू किए हुए थे, डिवेंचर का बैलेंस क्रेडिट होता है, उसको डेबिट कर दिया जाएगा, डेबिट डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डिवेंचर आपके पास आए, आपके अकाउंट से पैसा गया, आपने क्या कर दिया, अमाउंट पे कर दिया, डिवेंचर का पैसा दे दिया, डिवेंचर वालों से अपने शेयर पर अपने डिवेंचर परचेज कर लिए। समझ आ गई? क्लियर है? इफ देयर जी इज सर। एनी डिफरेंस बिटवीन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर कैंसल, अब क्या हुआ, इफ देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द डिवेंचर कैंसल एंड द प्राइस पेड फॉर द देम, द सेम हैज टू बी ट्रीटेड एज प्रॉफिट और लॉस and should be credited and debited to the profit on the redemption debenture account or loss on redemption debenture account। मान लो आपने क्या किया, आपके पास आपने डिबेंचर इशू किए थे, कोई कंपनी थी, ए कंपनी, एपीसी कंपनी, उसने डिबेंचर इशू किया गया था, मंशा को उसने डिबेंचर इशू किया हुआ था, कितने का, 5,000 डिबेंचर्स थे, जिसकी प्राइस मान लो कितना था, 100 का था, जिसका प्राइस क्या था, 100 का था। उसने क्या किया, मंशा से ये डिवेंचर परचेज कर लिया 95 रुपीज के, डिवेंचर ये क्या कर लिए, परचेज कर ले, एंट्री की, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 95, मतलब 5,000 मल्टीप्लाई बाय 95, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 95 जो भी आया। अब क्या हुआ, अब जब उसके पास आया, अब वो कैंसिल कर रहा है, उसने देखा कि भाई इसकी तो नॉमिनल वैल्यू 100 रुपए की है, लेकिन मैंने इसको खरीदा कितने का है, 95 का, बाकी मेरा
जो भी 5 रुपीज का क्या हुआ प्रॉफिट, मतलब 5000 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25,000 का मेरा प्रॉफिट हुआ। और जो ये प्रॉफिट होगा, इस प्रॉफिट को आप कहाँ डालोगे, प्रॉफिट ऑन द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट के अंदर। तो इसकी एंट्री क्या होगी, अगर आपको प्रॉफिट होता है डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। क्लियर है, समझ आ गई। डिबेंचर मान लो आपके 100 रुपए के थे, डिबेंचर आपके 100 रुपए के थे, आपने पे कितना किया 95, और आपको प्रॉफिट कितने का हुआ 5 रुपए का। सेम चीज उल्टा कर दो, डिबेंचर थे 100 रुपए के, आपने खरीदे 105 रुपए के, क्या हुआ 5 रुपए का लॉस हो गया। तो उसकी क्या एंट्री होगी, आपके डिबेंचर थे 100 रुपए के, लेकिन आपने पेमेंट कितने की 105 की, कितने का हुआ लॉस आपको, लॉस ऑन द रिडम्पशन 5 रुपए का, 5। गौरी क्लियर है? यस सर। हाँ, समझ आ गए, यस सर। आगे बढ़े। यस सर। हाँ, जी सर। सच प्रॉफिट और लॉस बीइंग ऑफ कैपिटल नेचर, और जो ये प्रॉफिट एंड लॉस होता है ये कैपिटल नेचर का होता है, क्योंकि ये रिकरिंग नहीं होता, ये कैपिटल नेचर का होता है, कभी होता है। सच प्रॉफिट और लॉस बीइंग ऑफ कैपिटल नेचर एंड शुड बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व, और इस प्रॉफिट और लॉस को, अगर प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, अगर लॉस हुआ तो इसको कहां से राइट ऑफ कर लोगे आप, कैपिटल प्रॉफिट में, इसको राइट ऑफ कर लोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, या फिर कैपिटल प्रॉफिट से, या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से। प्रॉफिट के केस में आपको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ऑन द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, आपको प्रॉफिट हुआ तो इसको ट्रांसफर कर दोगे कैपिटल रिजर्व के अंदर। लेकिन अगर आपको लॉस हुआ तो उसको राइट ऑफ कहां से करोगे, या तो प्रॉफिट में से करोगे, या कैपिटल रिजर्व में से करोगे, या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से करोगे। तो ये होता है आपका यहाँ पे, समझ आ गए, क्लियर है? यस सर। यहाँ पर कोई जी डाउट सर। है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। नो सर, नो डाउट। Sir, sinking funds, I didn't understand, sir. सिंकिंग फंड मीन्स डियर, सिंकिंग फंड का मतलब होता है, इट मीन्स एन अकाउंट इन विच मनी kept by the company for the payment of debt या बॉन्ड एक्सेट्रा, आपके डेट, आपके बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टेकन द लोन फ्रॉम बैंक, लेट्स से 20 lakh for a period of 15 years. Your monthly EMI is 25,000. Let's with interest. Now, what will it will be with this EMI will be auto deduct from your account. Now, what will you do? The due date is 5th of every month. In such a situation, Gauri, what will you do? There should be 25,000 before the due month in my bank account. You shall maintain na 25,000 in bank account before the due date only. Every month before the due date, you will maintain to repay your EMI of rupees 25,000 in your account. That's Yes, called a sir. sinking fund. When you are maintaining account for the repayment of debt, for repayment of any bonds, that's called sinking fund. Clear? Okay, sir. Okay, sir.
आगे बात करते हैं। On transfer of profit which would otherwise be available for dividend to debenture redemption reserve, profit and loss appropriation of account, ये कहना चाह रहा है कि ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट व्हिच वुड अदरवाइज बी अवेलेबल फॉर डिविडेंड टू द डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, आपने जो डिबेंचर को कैंसिल किया था द विद द नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर कैंसिल, कि आपने क्या किया, जितना भी डिबेंचर कैंसिल हुआ है, जितना भी डिबेंचर कैंसिल आपने किया है ऊपर, उसको क्या कर दोगे आप, जो भी उससे रिलेटेड आपका प्रॉफिट था उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल दोगे ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट व्हिच वुड अदरवाइज बी अवेलेबल फॉर द डिविडेंड टू द डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। आप उसको क्या करोगे, जो भी आपका कैंसिलेशन की वजह से प्रॉफिट हुआ है तो उसको डीआरआर में आप ट्रांसफर कर दोगे, डीआरआर। तो यहाँ पर वो सिचुएशन है, केस 1 क्या है कि जब आपके पास सिंकिंग फंड नहीं है, तो पहली एंट्री आप सिंकिंग फंड आपके पास नहीं होते, योर फर्स्ट एंट्री विल बी ऑफ कैंसिलेशन ऑफ योर नहीं परचेज ऑफ योर own debenture. When you will purchase your own debenture, the entry will be the debenture account debit to the bank. In such a situation, you will face two situations. Either you will face loss or either you will face profit. तो आपकी जब लॉस होगा या प्रॉफिट होगा अकॉर्डिंगली आपकी एंट्री होगी। प्रॉफिट होगा तो उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लॉस होगा तो उसको राइट ऑफ कर दिया जाएगा, और जो कैंसिलेशन से आपको प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट आप डीआरआर में ट्रांसफर कर दोगे। क्लियर है? Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. नाउ वेयर सिंकिंग फंड एग्जिस्ट, अब आता है वेयर सिंकिंग फंड एग्जिस्ट, जहां पर सिंकिंग फंड एग्जिस्ट करते हैं। ऑन सेल ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, ऑन सेल ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। मान लो आपके पास सिंकिंग फंड थे, सिंकिंग फंड को आपने, जो कि ब्लॉक थे, किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकते थे, आपने क्या किया, उनको रियलाइज करवा लिया। जैसे ही आप सिंकिंग फंड को रियलाइज करवाओगे आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कि भाई आपने डिबेंचर के रिडम्पशन के लिए जो फंड बना रखा था वहां से पैसा क्रेडिट होके आपके बैंक अकाउंट में आ गया, वहां से पैसा कट कर आपके अकाउंट में आ गया। आपने क्या किया था, एक अकाउंट बना रखा था जो कि सिर्फ सिंकिंग फंड था, जो फ्यूचर में आपके डेट आएंगे सिर्फ उसी पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो, किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। आपने बैंक में जाके उसको रियलाइज करवा लिया, उसको बोल दिया कि मुझे अभी इस फंड की जरूरत नहीं है, तो आपने उसकी वैल्यू को रियलाइज करवा लिया। तो जैसे ही वहां से रियलाइज होगा आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा, वो पैसा जो इसमें था आपके बैंक अकाउंट में, नॉर्मल बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। क्लियर है? Yes, sir. हाँ। फिर क्या हुआ, कंपनी ने ऑन परचेज एंड कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर, सर एक बार और बता दे। भाई देखो कंपनी के पास सिंकिंग फंड थे, सिंकिंग फंड वो होता है जो इमरजेंसी में गुल्लक की तरह काम जी आता है, सर। गुल्लक होती है ना, जैसे जी सर। गुल्लक होती है, जैसे मान लो ये गुल्लक है, इसमें आपने कॉइन्स, नोट ये डाल रखा है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। भाई कल को कोई इमरजेंसी पड़ी, मैं इसको, अब एक बार गुल्लक में आपने पैसा तो डाल दिया, क्या उसको आप फ्रीली यूज कर सकते हो?
गुल्लक में एक No, बार sir. पैसा चला गया, उसमें से पैसा कैसे निकाल सकते हो आप? जब गुल्लक तोड़ोगे, है ना? जब इस गुल्लक को जब इसको तोड़ोगे तभी पैसा निकलेगा ना इसमें से। जी सर। ऐसे ही सिंकिंग फंड एक गुल्लक की तरह होता है। जब सिंकिंग फंड की वैल्यू को रियलाइज करवाओगे तब जाके आपके पास पैसा आएगा। अब इस पैसे का यूज आप किस पर्पज से करोगे? डिवेंचर को परचेज करेंगे। आप अपने डिवेंचर को परचेज करोगे, सेम एंट्री होगी, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है? Yes sir. कोई डाउट? No sir. थर्ड एंट्री, प्रॉफिट और लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर शैल बी ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड और डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट, द अकाउंट एंट्री आर। ये कहना चाह रहा है कि भाई जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा कैंसिलेशन करने की वजह से, वो प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, पहले वाले उसमें यहाँ पे एक सिंकिंग फंड बना रखा था पहले से ही, एक डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट बना हुआ था अलग से। यहां से पैसा आपने रियलाइज करवा लिया, लेकिन ये फंड जो है अकाउंट अभी भी है। तो जो भी प्रॉफिट और लॉस आपका होगा, क्योंकि वो यहाँ का पैसा था, तो जो भी इससे प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको आप यहीं पे डालोगे। तो अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का एंट्री आप करोगे डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अगर आपको प्रॉफिट हुआ, पहले वाला प्रॉफिट आप कहां डाल रहे थे? पहले वाला प्रॉफिट आप कहां डाल रहे थे? पहले वाला प्रॉफिट आप कैपिटल रिजर्व में डाल रहे थे ना? पहले वाला प्रॉफिट आप कैपिटल रिजर्व में डाल रहे थे ना? Yes sir. हाँ Capital reserve. हाँ। तो पहले वाला प्रॉफिट आपका कैपिटल रिजर्व के अंदर था। तो अब वाला जो प्रॉफिट होगा, जो ये प्रॉफिट आपका हुआ है, इसको आप सिंकिंग फंड में डालोगे। प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड, क्योंकि आपने इसको यूज किया था, इसमें से पैसा डाल के आपने परचेज किया था। अब कोई एक्स्ट्रा पैसा आपके पास बच गया, दोबारा से आप इसी में डाल दोगे। क्लियर है? Yes sir. एनी डाउट? आपने एक Clear है sir. आपने सिंकिंग फंड का पैसा डाला। मान लो क्या हुआ कि भाई आपने एक अकाउंट बना रखा था सिंकिंग फंड का, कि भाई ये मेरे को इमरजेंसी में, सिंकिंग क्या होता है एक तरह से कि भाई जो मुझे डूबने नहीं देगा, भाई जो मुझे डूबने नहीं देगा, जो मुझे इमरजेंसी सिचुएशन में मदद करेगा, वो पैसा हर कोई रखता है, आप भी रखते होंगे। घर में जो मम्मियां होती हैं वो भी रखती हैं इमरजेंसी का पैसा। तो भाई अगर निकाला है, अगर कुछ बच गया तो दोबारा से उसी में डाल दो, बाद में काम आएगा। क्लियर है? समझ आ गई? तो इसी तरह से जो प्रॉफिट हुआ है, जो आपको प्रॉफिट हुआ था, उसको आप सिंकिंग फंड में ही डाल दो। क्लियर है? Okay sir. Yes अगर sir. आपको मान लो लॉस हुआ, तो उस लॉस के पैसे को भी कहां से उठाओगे आप? सिंकिंग फंड से लोगे, क्योंकि यहां पर आपने सिंकिंग फंड क्रिएट कर रखा था। तो सब कुछ जो होगा सिंकिंग फंड से ही होगा। सिंकिंग फंड वो होता है जो आपको इमरजेंसी में डूबने नहीं देता, एक तरह से आपकी गुल्लक की तरह काम करता है। समझ आ गई? Yes sir. Yes, sir. अब ये बात कर रहा है कि जो भी ऑन ट्रांसफर ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर कैंसल टू द जर्नल रिजर्व अकाउंट फ्रॉम द डिवेंचर रिडम्पशन फंड, जो भी डिवेंचर रिडम्पशन फंड का पैसा था आप उसको कहाँ ट्रांसफर कर दोगे? जनरल रिजर्व अकाउंट के अंदर। इसमें ये एंट्री होती है, इसमें जर्नल रिडम्पशन फंड अकाउंट जो होता है उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है? जनरल रिजर्व, क्योंकि ये इसका कोई वो है ही नहीं, क्योंकि अब इसको ये पैसा अब
पहले किस पर्पस के लिए रखा हुआ था आपने कि अगर कभी मुझे रिडम्पशन करना पड़ा, ये कौन सा पैसा है, ये यही सिंकिंग फंड से रिलेटेड वाला पैसा था कि भाई जो आपने डिवेंचर रिडम्पशन फंड का पैसा था इसको आपने फिर ट्रांसफर कर दिया किससे, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो सिंकिंग फंड एग्जिस्ट होता है, सिंकिंग फंड एग्जिस्ट होता है तो क्या एंट्री होती है, और सिंकिंग फंड एग्जिस्ट नहीं होता तो क्या एंट्री होती है। समझ आ गया? जी सर। एनी डाउट? नो सर। नो सर। आगे बढ़े। जी सर। अब हमारे पास आता है परचेज ऑफ डिबेंचर एज अ इन्वेस्टमेंट। परचेज ऑफ डिबेंचर एज अ इन्वेस्टमेंट। ये कह रहा है कि भाई कंपनी ने डिबेंचर परचेज किए लेकिन उनको कैंसिल नहीं किया, तो उस सिचुएशन में अपनी इन्वेस्टमेंट पर्पज से उसने यूज किया, तो उसकी एंट्री क्या होगी? द अकाउंटिंग एंट्री इन सच अ केस विल बी एज फॉलोइंग। पहला केस, वेयर नो सिंकिंग फंड एग्जिस्ट, जहां पर सिंकिंग फंड एग्जिस्ट नहीं करते। तो कंपनी ने जब अपनी इन्वेस्टमेंट को परचेज किया तो उसकी एंट्री क्या होगी? ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। उसको जब कंपनी अपनी डिबेंचर को ऑन अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए परचेज करती है तो उसकी एंट्री होती है, ऊपर हम नोट कर रहे थे डिबेंचर लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे लिखा जाएगा ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट इन ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है? एंट्री समझ आ गई? एंट्री समझ आ गई? जब कंपनी अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि अभी ये कैंसिल नहीं कर रही, अभी इसने कैंसिलेशन नहीं किया, तो अभी वो जो कैंसिलेशन वाली हम बात कर रहे थे कि इसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो वाली बात अभी आएगी भी नहीं। इसमें सिर्फ एक एंट्री होगी, जब कंपनी अपनी ओन इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए डिबेंचर वापस लेती है तो उस डिबेंचर को ओन डिबेंचर या इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर बोला जाता है। तो उसकी एंट्री सिर्फ होगी क्या? ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और ये तब होगी जब कोई सिंकिंग फंड एग्जिस्ट नहीं करता। ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट, या फिर ये करोगे, नहीं तो फिर टू दी बैंक अकाउंट। ओन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट या फिर इन्वेस्टमेंट इन, या कुछ भी दे दो ना आप, ओन इन्वेस्ट ओन डिबेंचर ही दे दो ना, ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिर्फ एक एंट्री होगी। क्लियर है? क्लियर है जी सर। सर। अब वेयर सिंकिंग फंड एग्जिस्ट, अच्छा जब सिंकिंग फंड एग्जिस्ट करते हैं तो उन सिंकिंग फंड में से हमें पैसा निकालना भी होता है। जब हम पैसा निकालते हैं, जब उस सिंकिंग फंड के अंदर हमने पैसा डाला हुआ था उसको रियलाइज करवाते हैं हम। एक तरह से मान लो कई बार क्या होता है, आप बैंक के अंदर एफडी करवा लेते हो, बैंक में आपने एफडी करवा ली, क्या एफडी में से आप कभी भी ऐसे ही पैसा निकाल लोगे कि भाई ला मेरी एफडी है मैं तो पैसा निकाल रहा हूँ? आपको प्रॉपर एफडी को अपनी रियलाइज करवाना पड़ता है नो ना, सर। आपको रियलाइज करवाना पड़ता है अपनी जी एफडी सर। को, है ना? रियलाइज करवाओगे तब आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, ऐसा ही होता है। ऐसे ही सिंकिंग फंड को समझ के चलो जी सर। भाई, आपको अपने सिंकिंग फंड को तुड़वाना होता है, तुड़वाओगे तो आपके अकाउंट में पैसा आएगा। अब जब पैसा आया तो क्या क्या एंट्री होगी इसकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट। इसको या तो डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट कह लो, या एक तरह से सिंकिंग फंड कह लो, सिंकिंग फंड। लेकिन इसको मेजरली नाम क्या दिया जाता है, क्योंकि हम डिबेंचर का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो ये सिंकिंग फंड था ये किस पर्पस के लिए बना रखा था कि भाई कभी जब डिबेंचर को रिडीम करना हुआ तो उसके लिए हम एक डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट बना लिया है। क्लियर है? जी सर। हाँ। अब इसने क्या किया, इस पैसे से अपने डिबेंचर्स को परचेज कर लिया इन्वेस्टमेंट के लिए, कैंसिलेशन पर्पस से नहीं, अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट ऑन डिबेंचर अकाउंट टू दी बैंक अकाउंट।
ऑन परचेज ऑफ डिवेंचर एज एन इन्वेस्टमेंट। अब उन्होंने क्या किया, अपने डिवेंचर को एज एन इन्वेस्टमेंट वो किया, तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी, दो तरह से एंट्री हो सकती है भाई। बैंक अकाउंट डेबिट, ये वो एंट्री है जितना उनको पैसा रिसीव हुआ। ऑन डिवेंचर, जितने की उनको डिवेंचर रिसीव हुई। आप इसको काट दो, इससे कंफ्यूज मत हो, इसको काट दो, इसको छोड़ो, इसमें यही एंट्री करो, ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू दी बैंक, दैट्स इट। उसने अपना पैसा, अपनी इन्वेस्टमेंट परचेज की, तो इसका एंट्री क्या होगा, ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू दी बैंक अकाउंट, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये वाला कर दिया है। इसने क्यों ऐसा किया, क्योंकि सिंकिंग फंड में से पैसा जब आएगा तो कुछ पैसा आपके पास आएगा, कुछ आपने उसके डिवेंचर परचेज कर लिया। आपने क्या कहा कि भाई मैंने सिंकिंग फंड की वैल्यू को रियलाइज करवा लिया और उसमें से कुछ मैंने डिवेंचर परचेज कर लिए, तो कुछ पैसा आपके पास आएगा और कुछ डिवेंचर आपके पास आएंगे। तो यही एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है, समझ आ गई? तो बैंक अकाउंट को छोड़ दो, इससे कंफ्यूज मत हो, सीधा यहाँ पे लिखो ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है, समझ आ गई? Yes, sir. सौरभ, गौरी, मंचा, यहां तक कोई डाउट हो तो मुझे बताओ कि सर मुझे इस एंट्री में कंफ्यूजन है, प्लीज मुझे दोबारा बताओ। क्लियर है सर यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है? Clear is No, no, sir. sir. नो। No, sir. नाउ कैंसिलेशन ऑफ, अब क्या हुआ, मान लो उसने इन्वेस्टमेंट करी अपनी इन्वेस्टमेंट पर्पस के, मतलब उसने क्या किया, मान लो मंशा से उसने अपना डिबेंचर वापस परचेज कर लिया और कुछ टाइम के लिए अपने पास रखा, वो तो ऑन इन्वेस्टमेंट थी। अब वो क्या करना चाहता है, अपने उन डिबेंचर को कैंसिल करना चाहता है। और जब कैंसिलेशन की बारी आएगी तो कैंसिलेशन की किस तरह से कैंसिलेशन होगा, तो कैंसिलेशन करते टाइम इसकी किस तरह से होगी, बैंक अकाउंट विद द अमाउंट रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन अकाउंट, टू ओन डिबेंचर अकाउंट। उसने क्या कर दिया, अपने डिबेंचर अकाउंट को बेच दिया, कैंसिल कर दिया, सॉरी कैंसिल की बात आ गई यहाँ पे। इस बैंक अकाउंट को ये बाय मिस्टेक इन्होंने यहाँ पे डाला हुआ है, इसको काट दो, इसको यहां से हटाओ। सिंपल एंट्री होगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ऑन डिबेंचर। उसने क्या किया, ऑन डिबेंचर नहीं लिखना तो इन्वेस्टमेंट ऑन डिबेंचर भी लिख सकते हो। कैंसिलेशन करने की एंट्री, कैंसिलेशन करने की एंट्री होगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ऑन डिबेंचर। क्लियर है, इन्होंने कैंसिल कर दिया। अब दो सिचुएशन हो सकती है, जी sir. कैंसिल करने पे या तो प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है। मान लो डिबेंचर थे 100 के, कैंसिलेशन कितने की 95 की, 5 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। Profit. लॉस भी हो सकता है भाई, क्या हुआ, ओन डिवेंचर कितने के थे, मान लो 105 के, डिवेंचर कितने के थे 5 के, ओन डिवेंचर कितने के थे 105 के, 5 रुपए का ये सॉरी 100 के थे और ये 5 रुपए का क्या हुआ, लॉस हुआ। डिवेंचर की वैल्यू मान लो 100 की, ओन डिवेंचर 95 रुपए के जो उसने इन्वेस्टमेंट की थी, 5 रुपए का प्रॉफिट जो कैंसिलेशन पे हुआ, और इस तरह से या तो प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। समझ आ गए? ऑन डिवेंचर के केस में भी आपको इस तरह से देखना है। ऑन डिवेंचर की सिंकिंग फंड के केस में, अगर ऑन इन्वेस्टमेंट में सिंकिंग फंड क्रिएटेड है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सिंकिंग फंड को एक गुल्लक की तरह समझ के चलो कि मुझे पहले गुल्लक को तोड़ना है, उसमें से मुझे पैसे मिलेंगे, उस पैसे से मैं अपने डिवेंचर को परचेज करूंगा। अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो साथ के साथ उसको कैंसिल कर दोगे तो कैंसिल करने की एंट्री, नहीं आप उसको कुछ टाइम तक रखोगे तो नॉर्मल वो ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर वो करते हैं ना, ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। तो इस तरह से आपको देखना है कि भाई
मैं क्या ले रहा हूँ क्या नहीं ले रहा हूँ। यहां तक कोई डाउट है या नहीं है, मुझे बताओ। ये आपको No, एक बार sir. पूरा रिवाइज करना No, पड़ेगा अच्छे से। sir. हो क्लियर है सकता सर। है कंफ्यूजन हो, लेकिन इसको एक बार पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। 4 सिचुएशन बनती हैं कैंसिल करने के पर्पज से, कैंसिल करने के पर्पज से है या ओन इन्वेस्टमेंट करने के पर्पज से है। दोनों में दो दो केस हैं। अगर सिंकिंग फंड नहीं है तब क्या होगा, अगर सिंकिंग फंड है तो तब क्या होगा। इसमें भी दो केस हैं। अगर सिंकिंग फंड नहीं है, इस तरह से डायग्राम बना लेना, तब क्या होगा। अगर सिंकिंग फंड है तब क्या होगा। 4 केस हैं, 4 केस के अलग अलग डायग्राम बना के और सिंकिंग फंड को एक गुल्लक की तरह कंसीडर करना, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। पहले अपने शेयर को खुद परचेज किया, कैंसिल कर दिया, कैंसिल करने पे या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिजर्व के अंदर, लॉस हुआ तो उसको सेटअप कर लेंगे पहले वाले केस में। दूसरी सिचुएशन में आपको प्रॉफिट होता है अगर सिंकिंग फंड में से लिया है, अगर प्रॉफिट हुआ तो उसको सिंकिंग फंड में ही डाल देंगे, अगर लॉस हुआ तो उसको सिंकिंग फंड से सेट ऑफ कर लेंगे। दूसरा केस ऑन इन्वेस्टमेंट के केस में वही सेम सिचुएशन, बस वहां पे कैंसिलेशन के टाइम पे एंट्री क्या होती है, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ऑन डिबेंचर। अब इसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा। प्रॉफिट हुआ है तो वो अकॉर्डिंगली डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ऑन डिबेंचर टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। लॉस हुआ है तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, ये सारे का सारा आपका हो गया पर चलेगा। क्लियर है? क्लियर है सर। आपको नॉइज आ रहा है काफी ज्यादा पीछे से? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. आ रही एक्चुअली है सर काफी। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना यार बिल्डिंग में, तो उस पर्पज से थोड़ा सा रहता है प्रॉब्लम। एक मिनट, मुझे 2 मिनट दो। सिर्फ 2 मिनट देना मेरे। अभी आ रही है आवाज? अभी क्लियर है? No, sir. अभी आ जी sir. आगे बढ़े। Yes, sir. अब हमारे पास एक पॉइंट आता है, परचेज ऑफ डिबेंचर बिफोर द स्पेसिफाइड डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट कोटेशन। ये कहना चाह रहा है कि स्पेसिफाइड डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट से पहले आपने क्या कर लिया, डिबेंचर को परचेज कर लिया। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज जनरली पेड हाफ ईयरली टू द होल्डर ऑन द स्पेसिफाइड डेट। 30 सितंबर या फिर 31 मार्च हर साल हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे किया जाता है डिबेंचर पर। बेसिकली हाफ ईयरली इंटरेस्ट आप पे करते हो, जिसकी ड्यू डेट होती है या तो 30 सितंबर या 31 मार्च। इफ डिबेंचर आर परचेज एग्जैक्टली ऑन द दी स्पेसिफाइड डेट, अगर आपने डिबेंचर को इन डेट्स पे परचेज किया है, इट इन्वॉल्व नो प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इन सच अ केस डिबेंचर, इन सच अ केस इंटरेस्ट इज पेबल टू द होल्डर ऑफ डिबेंचर। इस सिचुएशन में क्या होता है कि भाई आपको परचेज प्राइस के साथ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। अगर 30 सितंबर पे आपने डिबेंचर परचेज किए हैं तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा परचेज प्राइस के साथ। बट वेयर द डिबेंचर आर परचेज एट अ डेट बिफोर द स्पेसिफाइड डेट ऑफ पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट, द क्वेश्चन विच
naturally arise is whether the price paid for such debenture include interest for the expire period or not। लेकिन कई बार क्या होता है, मान लो 30 सितंबर की डेट आने वाली थी, आपने डिवेंचर परचेज कर लिया 20 सितंबर को। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या जो मैं परचेज प्राइस दूंगा, क्या मैं उसमें इंटरेस्ट दूंगा या नहीं दूंगा। For this purpose, it is important to note whether the price paid for the debenture is quoted as कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट। तो इसमें हमें दो चीजें ध्यान में रखनी है। अगर आपने जो प्राइस कोट किया है, जो आपने प्राइस बोला है, जिसमें आपने जैसे कंपनी थी एबीसी लिमिटेड, मंशा डिवेंचर होल्डर थी, 30 सितंबर को मंशा को एबीसी लिमिटेड ने इंटरेस्ट पे करना था, लेकिन उसने क्या किया, एबीसी लिमिटेड ने मंशा को बोला कि मैं अपने डिवेंचर्स को परचेज करना चाहता हूं खुद ही, और मैं आपको प्राइस बता रहा हूं इतने प्राइस में मैं, कि भाई मैं आपका जैसे पर डिवेंचर की वैल्यू 100 रुपए की है तो मैं 105 में लेने को तैयार हूं। अब आपको बताना पड़ेगा साथ के साथ कि जो ये प्राइस है ये कम इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के साथ है या एक्स इंटरेस्ट है या इंटरेस्ट के बिना है। If the purchase price for the debenture include interest for the expire period, the quotation is called कम इंटरेस्ट। अगर आपके परचेज प्राइस में इंटरेस्ट इन्वॉल्व है उसको बोला जाता है कम इंटरेस्ट। अगर आपके परचेज प्राइस में इंटरेस्ट एक्सक्लूड है तो उसको बोला जाता है एक्स इंटरेस्ट। तो वो आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ता है, समझ रहे हो मेरी बात, वो आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ता है कि भाई इंटरेस्ट है या नहीं है। समझ आ गई मेरी बात, क्लियर है। जी सर क्लियर है। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनना। परचेज ऑफ डिबेंचर फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, भाई कुछ डिबेंचर को परचेज किया गया और वो इमीडिएट कैंसिलेशन कर दी गई। XYZ लिमिटेड हैज 5000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 each. Interest on debenture are paid half yearly on June 30 and December 31st। इसमें हाफ ईयरली 30 जून को पे किया जाता है और दूसरा फिर इसको पे किया जाता है 31 दिसंबर को। द कंपनी इज नॉट मेंटेनिंग एनी सिंकिंग फंड, और कंपनी कोई सिंकिंग फंड भी मेंटेन नहीं करती। अच्छा मुझे ये बताओगे ये 4 केस में से कौन सा केस है। ये 4 केस में से कौन सा केस है। ऊपर हमने 4 केस डिस्कस किए, इसमें से ये कौन सा केस है। No sinking fund exists, sir. सबसे पहले वाला। हाँ, No sinking fund is exist. Purchase of debenture case number 1, purchase of debenture for immediate cancellation where the sinking fund is not exist। क्लियर है, केस नंबर 1 क्लियर है। On 1 April 2022 the company purchased 500 debenture at ₹95 each कम इंटरेस्ट के साथ for immediate cancellation। On 1st December 2022, the company purchased 600 debenture of ₹9 each ex interest for the immediate cancellation। समझ आ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन में कोई डाउट। No, sir. बढ़े आगे, चलो अप्रैल जी 1 सर। की बात करते हैं। अप्रैल 1 को क्या हुआ था, 2022 को कंपनी ने 500 क्या किए थे, 500 डिबेंचर्स जो थे परचेज किया था। कितने रुपीस में परचेज किया था, 95 रुपीस में। किस चीज के लिए, जिसमें इंटरेस्ट भी था, जिसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड था, और इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए कोई सिंकिंग फंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो जब हमें पता है
केस नंबर 1 जब हम पढ़ते थे कि भाई जब केस नंबर 1 कि जब कोई कंपनी का इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए परचेज किया है और उसमें कोई सिंकिंग फंड भी नहीं है तो सीधी एंट्री होगी। क्या एंट्री हमने की थी? डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू। अब ये भी देखेंगे कि प्रॉफिट कितने का हुआ या लॉस कितने का हुआ। मान लो डिबेंचर हमारे कितने के थे, कितने डिबेंचर परचेज किए थे? 1 अप्रैल 2022 को कितने डिबेंचर परचेज किए थे, कोई मुझे बताएगा? 500. 500. And what will be the value of debentures? Debentures की वैल्यू क्या है? 100 रुपीज। 90. No, it is 100. Total debentures की nominal value, it's 100. और उसने खरीदा कितने का था? पेमेंट कितने की करी? पेमेंट कितने की करी? 90. 500 95. 90। क्लियर है? 94. क्लियर है? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. Yes. एंड उसने बोला कि भाई जो ये 500 जो थे, इस 500 में इंटरेस्ट भी है, इस 500 में क्या है? इंटरेस्ट भी है। तो इंटरेस्ट का रेट कितना है? 500 मल्टीप्लाई बाय, मतलब 500 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10%। और कितने मंथ्स के लिए हो गया ये? कितना मंथ बनेगा जो पेमेंट हुई? हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली लगा लो। जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ्स। कितना बना? जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ्स। कितना बना इंटरेस्ट? कैलकुलेट करेगा कोई? 1 मिनट में कैलकुलेटर लेके आता हूँ, कैलकुलेट करो। सर 1250 है। हाँ, 1250। ये कैसे निकाला, समझ आ गई? हमारे पास यस सर। 50,000 के डिबेंचर हमने दे रखे थे, 10% का इंटरेस्ट था, और हाफ ईयरली कहां तक का अभी इंटरेस्ट पे कर दिया था कंपनी ने? मुझे बताओगे पिछला इंटरेस्ट कहां तक का पेमेंट हुई पड़ी थी? 31 सर 3 महीने तक का। हाँ, 31 दिसंबर 2021 तक का पेमेंट हुआ पड़ा था। क्लियर है? आगे जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 अप्रैल को तो खरीद ही लिए थे, तो 3 मंथ्स। तो ये वाली बाकी जितना भी हुआ इसमें कंपनी को प्रॉफिट हो गया भाई। इतने के वो थे, डिबेंचर थे, प्लस इसमें इतना इंटरेस्ट पे किया, बाकी कंपनी ने इतना क्या किया? पेमेंट करी अपने डिबेंचर को वापस परचेज करने में। तो बाकी जितना भी रेस्ट अमाउंट बचा वो कंपनी का क्या हुआ? प्रॉफिट। प्रॉफिट। क्लियर है? एनी डाउट? एनी क्लियर डाउट? है सर। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई फर्स्ट एंट्री में डाउट हो तो मुझे बताओ। आगे Yes, बढ़े? sir. चलो आगे बढ़ते हैं। सर ये जो प्रॉफिट जो है वो हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, फिर डायरेक्ट हमें सब्ट्रैक्ट करके निकालना पड़ेगा? देखो जो ऑब्वियस, जो भी डायरेक्ट ही पता चल जाता है यार, इसमें आप कैलकुलेट क्या करोगे? डायरेक्ट ही पता चल जाता है, क्योंकि राइट जहां पर आपको लग रहा है कि ऑब्वियसली यार ये तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि भाई हाँ मेरे पास इतने के डिबेंचर थे, मैंने इतने के उनसे परचेज कर लिए, मैंने इतने के इशू किए थे, इतने के वापस परचेज कर लिए, लेकिन इसमें से जो मेरे पास प्रॉफिट होता, अगर ये मैं इंटरेस्ट पे ना करता, मेरे पास कितने का प्रॉफिट होता? कितने का होता? 50,000 में से
7500 माइनस करें 25 कितने का होता है ये प्रॉफिट? 2500। ये प्रॉफिट होता है आपका 50,000 प्लस डिबेंचर कितने के थे? 50 मल्टीप्लाई बाय 95, 500 सॉरी 500 मल्टीप्लाई बाय 95। हाँ, अब उसके बाद क्या है हमारे पास? 50,000 कैलकुलेटर आप लोग लेके बैठा करो यार, बैठते हो लेके? हाँ सर, साथ में ही है। हाँ, हाँ। अब क्या है प्रॉफिट कैसे होगा मैं बताता हूं आपको। डिबेंचर पूरे 50,000 के थे, लेकिन आपने परचेज कितने के किए? परचेज कितने के किए? 47,500 के। कितने का गैप आ रहा है? 2500 2500 है ना? ये कहना चाह रहा है कि आपको इंटरेस्ट भी पे तो करना था। अब इंटरेस्ट पे करना था तो अगर आप इंटरेस्ट पे कर दे हाफ मंथ का तो कितना करते? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 6 बाय 12 सॉरी हाफ ईयर का। ये आपका करते आप 2500 का, लेकिन आपने 3 महीने का किया। आपने 3 महीने का ही किया जो कि 6 महीने का इंटरेस्ट था, तो हाफ ही आपने पे किया 1250, हाफ आपका सेव हो गया आपके पास ही। तो आपका टोटल प्रॉफिट हुआ कितने का? 3750 का। क्लियर है प्रॉफिट कैसे आया? क्योंकि आपने इन 500 डिवेंचर पे 3 महीने का इंटरेस्ट भी सेव किया ना। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। Yes, आपने इंटरेस्ट कब तक का पे किया इनके ऊपर? 3 महीने का, जनवरी 3 महीने फरवरी तक मार्च का। का। और अगर आप ये परचेज ना करते मान लो, तो आपको फिर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता। कितना पे करना पड़ता? 3 महीने का और लगा लो 1250, तो मतलब टोटल इंटरेस्ट आपको 6 2500 महीने। पे करना पड़ता। बट यू हैव सेव इंटरेस्ट ऑफ 3 मंथ 1250 इंटरेस्ट प्लस आपका 2500 जो यहाँ का प्रॉफिट था, तो दोनों मिला के आपका जो प्रॉफिट हुआ 3750 का। क्लियर है? क्लियर है सर। हाँ। अब यहाँ पर डिबेंचर इंटरेस्ट, अब 30 जून आ गई, हाफ ईयरली आपको अब इंटरेस्ट पे करना है। कितने डिबेंचर पर आप इंटरेस्ट पे करोगे? कितने डिबेंचर्स पर आप इंटरेस्ट पे करोगे बताओगे? कितने डिबेंचर्स पर आप इंटरेस्ट पे करोगे गौरी? ऑन हाउ मेनी डिबेंचर यू विल पे इंटरेस्ट? टोटल डिबेंचर कितने कितने हैं हमारे पास? टोटल डिबेंचर 50,000. if I'm talking about the total debenture, So, then you have total debenture of, क्वेश्चन को आपने पढ़ा इन स्टार्टिंग, you have yes,
5,000 total debentures. 1,000. Yes, sir. You have 5,000 total debenture. How many debenture you have cancelled? How many debenture you have cancelled? कितना डिवेंचर आपने कैंसिल कर दिया है? हाउ मेनी डिवेंचर यू हैव कैंसिल? मंशा मुझे बताओगे? सौरभ समझ नहीं आ रहा क्या यार? 500 सर। 500 तो बोलो ना यार। तो सर आपने गौरी से पूछा था। हाँ, अरे गौरी से नहीं, मैं सबसे पूछ रहा हूँ। तो सारे बोला करो, जिसको पता हो साथ के साथ बोल दिया करो। ओके सर। हाँ, तो 4500 आपके पास 4500 है। प्राइस क्या है डिवेंचर्स का? 100 टोटल डिवेंचर। 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट 10% 6 मंथ्स का। इसको कैलकुलेट करके निकालोगे तो आपका ये इंटरेस्ट आएगा। 30 जून को आपने इतना इंटरेस्ट पे किया। क्लियर है? क्लियर है सर। अगेन क्या हुआ? 1 अक्टूबर को 600 डिबेंचर जो थे आपने फिर परचेज किए इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए, जिसमें आपने इंटरेस्ट भी पे किया। यू हैव पेड द इंटरेस्ट अगेन। तो सेम एंट्री वैसे होगी जो हमने ऊपर की थी। कर लोगे ये एंट्री? कर लोगे? सर यहाँ पे इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा? 30 जून के बाद देख लो। 30 जून का तो हम पे कर चुके हैं, यहां तक का तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 मंथ्स का। 3 मंथ्स आ गया सर। समझ आ गया? 1500 आ रहा है। क्लियर है सर। क्लियर है? आपको बस ये कंसीडर करना जी है कि सर क्लियर है। मैंने कितना पे कर दिया है, अब आगे मुझे कितना और पे करना है। मैंने 30 जून तक का तो सारा पे कर दिया था। अब मुझे हाफ ईयरली, मुझे 2 बार साल में इंटरेस्ट पे करना है। या तो मैं 30 जून को पे करूंगा या मैं दिसंबर में पे करूंगा। अब 30 जून को तो आपने कर लिया। अब आगे आप जा रहे थे लेकिन आपने 600 डिबेंचर्स को कैंसिल कर दिया परचेज करके, तो उसकी एंट्री करोगे। फिर आएगा 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को आपके पास कितने डिबेंचर बचे, कोई मुझे बताएगा? 31 दिसंबर को आपके पास कितने डिबेंचर बचे? 4500 तो रिमेनिंग थे, जिसमें से 600 और आपने कैंसिल कर दिए। कितना बचा? 3900। यही बचा ना? 3900। सर 3900। 3900 मल्टीप्लाई बाय डिबेंचर की वैल्यू यस 100 रुपए की है, और कितने मंथ का? हाउ मेनी मंथ ऑफ यू हैव टू पे डिबेंचर्स इज 6 मंथ। तो कैलकुलेट करो कितना आ रहा है इसका। 3900 6 मल्टीप्लाई बाय महीने 100 सेम आ रहा है। तो यही आपका यस निकल सर। जाएगा। और जितना टोटल 19,500 आ हाँ, रहा है। अब लास्ट की एंट्री क्या करोगे? यहां पर उस साल का जितना भी टोटल आपका इंटरेस्ट बनेगा, दिस वन, जो भी टोटल इंटरेस्ट आपका बन रहा है, यू हैव टू ट्रांसफर दैट इंटरेस्ट इनटू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना इंटरेस्ट आपने पे किया? 19500 प्लस 1500 प्लस 22500 प्लस 1250। इनको टोटल करना। आ रहा है सर। क्लियर है? जो इंटरेस्ट आपने पे किया वो आपका खर्चा था, और क्लियर है। खर्चे को आप कहां दिखाओगे? आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के P&L में अंदर। क्लियर है? प्रॉफिट एंड लॉस। कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। क्लियर है सर। यस सर जितना भी क्लियर है आपका सर। टोटल प्रॉफिट हुआ कैंसिलेशन करने पे, अब टोटल प्रॉफिट देखो आपका कितना हुआ कैंसिलेशन करने पे, उसको आप कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करोगे। उसको आप कैपिटल रिजर्व के अंदर क्या करोगे? ट्रांसफर करोगे।
जितना सर ये भी कैपिटल रिजर्व वाला अमाउंट कैसे आया 9750? ये प्रॉफिट हुआ था आपको, ये प्रॉफिट हुआ था 6000 का। दूसरा प्रॉफिट आपको हुआ कौन सा, 3750, 6000 प्लस 3750। सर इसमें टोटल इनका प्रॉफिट जितना आएगा वो हम कैपिटल रिजर्व में वो ट्रांसफर कैपिटल करेंगे। रिजर्व में डाल देंगे। क्लियर है। क्लियर है और जी। बाकी जितना भी बचेगा आपका, जितना भी अमाउंट बचा, अब आपको क्या करना है, कैंसिलेशन के बाद आपका टोटल कैंसिलेशन करने के बाद कितने डिबेंचर बचे थे, टोटल कैंसिलेशन करने के बाद आपका कितना डिबेंचर बचे थे। हम्म, बताओ। सर 1100। हम्म 1100 क्योंकि सर पहले 500 उन्होंने 5000 में से तो 500 कैंसिल किया था और फिर 6000 परचेज करके फिर कैंसिल किया 600, तो 500 और 600 1100 आ रहा है सर। 1100 का जो आपका प्रॉफिट था, कि भाई आपको जो सरप्लस हुआ, आपका जो सरप्लस था, मान लो कि आप अगर इनको परचेज ना करते तो आपको ये रिडीम करना पड़ता। समझ आ गई मेरी बात। तो 1100 का आपका जो जी था सर। वो सरप्लस था। उस सरप्लस को आपने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। जो हम ऊपर भी हमने की थी, एंट्री की थी ना फर्स्ट वाले केस में, भाई जो भी आपने जितने भी शेयर कैंसिल किए हैं यस उनका सर। आपको सरप्लस हुआ। उस सरप्लस को, उस फायदे को आप कहां ट्रांसफर करोगे, डीआरआर के अंदर। उसको एक अलग से डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अगर ये सिंकिंग फंड में होता तो ये कहां चला जाता, अगर ये सिंकिंग फंड का होता, अगर मान लो कंपनी का सिंकिंग फंड होता तो इसको आप कहां ट्रांसफर कर देते। सर सिंकिंग फंड में। फिर उसकी एंट्री इस तरह से होती है। फिर उसकी एंट्री इस तरह से होती है, डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व। इसकी एंट्री फिर जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करने पड़ती है। ये लास्ट वाली एंट्री पूरी जरूर देखना इसको, बहुत, क्योंकि बाद में जितना भी आपका, जितना भी कैंसिलेशन हुआ है, जितना भी टोटल कैंसिलेशन हुआ है, उस टोटल कैंसिलेशन का, क्योंकि अगर आप उसको कैंसिल ना करते, अगर आप परचेज ना करते तो आपको वो रिडीम करना पड़ता ना एक टाइम बाद। तो रिडीम के लिए आपको डीआरआर क्रिएट करना पड़ता। अब ये आपका सरप्लस है। अब इस सरप्लस का आपने क्या किया कि भाई ये 1100 का मेरा सरप्लस था, इस सरप्लस को मैं क्या कर देता हूं, अपना डीआरआर में डाल देता हूं। जो भी आपने कैंसिलेशन किया डिबेंचर का, उस कैंसिलेशन के डिबेंचर के बाद जो आपका ये 1100 का सरप्लस था,
इस 1100 के सरप्लस को आपने क्या कर दिया, डीआरआर में ट्रांसफर कर दिया। तो लास्ट में इसके पैसे को आपको कहां ट्रांसफर करना है, डीआरआर में, अगर सिंकिंग फंड एग्जिस्ट नहीं होता तो। क्लियर है? अदरवाइज इसको आप क्या करोगे, फिर इसको Yes, आप sir. डिबेंचर रिडम्पशन, जो भी आपका अकाउंट था इन्वेस्टमेंट अकाउंट, उसको आप ट्रांसफर कर दोगे जनरल रिजर्व में अगर सिंकिंग फंड है तो। अदरवाइज आपका जो ये है, या तो इसको सरप्लस अकाउंट कह लो, या इसको कह लो आपका डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट रिजर्व। जब हमने डीआरआर क्रिएट करना शुरू किया था, क्लियर है सबसे सर। पहले डीआरआर क्रिएट करते टाइम हमने ये कहा था कि हम डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रिएट करेंगे, वहां से पैसा हम डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में डालेंगे। तो इस डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट में ये सरप्लस, इसको सरप्लस बोलेंगे क्योंकि ये तो एग्जिस्ट नहीं करते, अब 1100 ये कैंसिल हो चुके हैं, तो इसको पैसे को हम इमीडिएटली कहां ट्रांसफर कर देंगे, डीआरआर में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है? जी सर। क्वेश्चन Yes, sir. समझ आ गया गौरी? गौरी, Yes, sir. एनी डाउट डियर? मंशा? No, sir. तो यहाँ पर हमारा ये डिवेंचर वाला चैप्टर Yes, sir. Clear. फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर जो है फिनिश होता है। आगे हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे कल की जो भी नेक्स्ट क्लास हमारी आएगी। प्लीज इसको एक बार अच्छे से पढ़ लो। कोई भी आप बच्चों को किसी भी तरह से कोई डाउट हो तो मुझे बोलना कि सर डाउट है, बताना, और इसको जल्दी से जल्दी आगे पढ़। मेरा ये टारगेट है कि भाई इस अक्टूबर के मंथ में मैं आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला पार्ट तो खत्म करा दूं, फिर हमारा फाइनेंस मैनेजमेंट का रहेगा। फाइनेंस मैनेजमेंट में हम फटाफट पहले थ्योरी वाले चैप्टर पढ़ेंगे सो दैट कि आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका सिलेबस कवर अप हो। क्लियर है? Yes, sir. Okay, sir. क्लियर है सर। मेरा टारगेट ये है कि इस अक्टूबर में हमारे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में टोटल कितने चैप्टर हैं? 9। 10, sir. 10 चैप्टर। वी हैव कवर्ड 5 चैप्टर ऑलरेडी। हम ट्राई करेंगे फटाफट इस महीने में हमारे पास ऑलरेडी 25 डेज है, तो हम 25 डेज में वी कैन इजीली डू 5 चैप्टर। तो रिमेनिंग फिर हम फाइनेंस मैनेजमेंट पे चलेंगे। फाइनेंस सर मैंने इसके क्वेश्चन पेपर देखे थे हाँ, सर, इसमें क्वेश्चन पेपर में मोस्टली जो वो प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस आ रखे हैं और 2 से 3 क्वेश्चंस मात्र थ्योरी के हैं, वो भी 3 नंबर के 2 हैं और एक 5 नंबर का है। मतलब पता है क्या होता है, अब आपका न्यू सिलेबस है, हर साल पैटर्न क्या रहता है, कई बार थ्योरी आ जाती है, कई बार प्रैक्टिकल आ जाती है, कई बार थ्योरी आ जाती है, कई बार प्रैक्टिकल आ जाती है। जितना थ्योरी इम्पोर्टेंट है हाँ उतना सर, ये प्रैक्टिकल। भी है। हाँ, तो हर टाइम ऐसा है, कई बार बच्चा प्रैक्टिकल करके जाता है, थ्योरी आ जाती है, थ्योरी कैसे करोगे? लेकिन जिस बच्चे को थ्योरी आती है वो प्रैक्टिकल इजीली कर सकता है। अगर मान लो आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, आपने कंसेप्ट ही नहीं यस पढ़ सर। रखी, कैसे करोगे? आप लगे रहे पूरा साल सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व करने में, लेकिन आपने थ्योरेटिकल कंसेप्ट ही नहीं पढ़े, क्या आप इस क्वेश्चन को छू पाओगे? नहीं छू पाओगे। कुछ नहीं है, जो नहीं थ्योरी सर। है उसका प्रैक्टिकल ही बनता है। तो थ्योरी स्ट्रॉन्ग करो, प्रैक्टिकल अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. जी सर। That's all about corporate accounting. It is just as language. हमें पहले theoretical concept पढ़ना होता है और उसका फिर हमें accounting मतलब उस theory की language बनानी होती है जो कि entry के थ्रू बनती है। That's it. Only. Clear है? तो आप इस चीज क्लियर है को सर। बड़ा जी ध्यान सर। से एक एक चीज को समझो, एक एक चीज को करो। 5 चैप्टर हो चुके हैं, रिवीजन शेड्यूल बना लो अपना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का कि भाई अब से मुझे एक रिवीजन शेड्यूल, प्लीज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का तो रिवीजन शेड्यूल अब से ही बना लो, पीछे से रिवीजन करना शुरू कर दो। बाकी सब्जेक्ट की कर रहे हो या नहीं कर रहे हो वो अलग बात है,
लेकिन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का तो बैक साइड से, पीछे से अपना रिवीजन शेड्यूल बनाना शुरू करो, सो दैट कि साथ के साथ आपकी रिवीजन चलती जाए। एट द एंड ये ना हो कि आप ब्लैंक हो। क्लियर है? और मैं आज भी आपको लिख के दे रहा हूँ बच्चों, थ्योरी सर कंसेप्ट इसमें तो जी ऐसा है सर। कि आगे की पढ़ते जा रहे हैं और तो वही कह रहा हूँ ना मैं ब्रदर, क्योंकि इसमें थोड़ा आपको ये थोड़ा लेंथी है, थोड़ी लेंथी चीजें हैं, टेक्निकलिटी चीजें हैं, समझने वाली चीजें हैं। और ये आपके साथ नहीं, ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ था। तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि एक रिवीजन शेड्यूल बना लो अपना, अर्ली मॉर्निंग बना लो, रात को बनाओ, जैसे भी पढ़ना है।